नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं शिना शुक्ला एक नए प्रकरण के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज वर्णमाला यानी हिंदी वर्णमाला के अयोग्य वाह को लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ। हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण ऐसे हैं जो ना वो स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। उनको हम अयोग वाह की श्रेणी में रखते हैं। ब्रह्मवश क्या होता है कि लोग 13 स्वर मानते हैं, जबकि 11 स्वर है और 2 हमारा अयोग वाह है, जिसको आप अंग और अह की रूप में पढ़ते हैं। अंग और आहा का प्रयोग कैसे किया जाता है और इसकी भली भांति अगर जानकारी ना हो तो हमारी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो अयोग वाह एक ऐसा वर्ण है जो ना स्वर की श्रेणी में आता है और ना व्यंजन की श्रेणी में आता है। और हम लगाने में इसको गलती क्या करते हैं, ये आपको ध्यान देना है कि इनका स्थान स्वर के बाद, यानी इनका स्थान जो है स्वर के बाद और व्यंजन के ठीक पहले होता है। शब्द लेते हैं और हमने शब्द क्या लिया, शब्द हमने अंकुर लिया है। अब अंकुर में अंग कैसे लगाकर इस शब्द को पूरा करते हैं, इसको देखिए। ये अ हुआ, ये कु हुआ और ये र हुआ और हमने अकुर लिख दिया, ये अशुद्ध है। अब इसमें हमने यहाँ पर अंग लगा दिया तो ये क्या हुआ, अंकुर हो गया। समझाने के मतलब क्या है कि जो अयोग वाह जो ये वर्ण होते हैं वो स्वर के ठीक बाद, यानी आप देखिए अ के ठीक बाद और क यानी व्यंजन के ठीक पहले लगता है, यानी यहाँ इसका प्रयोग होता है। इसीलिए कहा गया कि इनका स्थान स्वर के ठीक बाद और व्यंजन के ठीक पहले किया जाता है। तो ये आपने समझा कि जो यहाँ उदाहरण लिखा गया है उसके हिसाब से ये इस प्रकार से लिखा जाता है। इसीलिए जब हम यहाँ प त और ग लिखते हैं, अगर हम इसको पतंग बनाना है तो इसके बीच में हमें अंग का प्रयोग करना है और हम क्या करते हैं कि यहाँ लगा देते हैं जो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ये स्वर के ठीक बाद और व्यंजन के ठीक पहले लगाया जाता है। तो त आपका क्या है, त में क्या लगा है, अ लगा है, तो फिर क्या बनता है, ये पूरा त हमारा बनता है। तो यानी त के बाद क्या निकल रहा है, अ निकल रहा है, अ स्वर निकल रहा है। तो ये स्वर के ठीक बाद और ग क्या है, ये व्यंजन है, क्योंकि अ इसके बाद ध्वनि का उच्चारण हम करते हैं। तो ग यानी ये क्या है, ये व्यंजन है। जब ये आ लगता है तो ग पूर्ण होता है, यानी पतंग लिखने के लिए ये जो हमारा अनुस्वार है इसको हम बीच में लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपने दो उदाहरण से समझा कि ये स्वर के ठीक बाद और व्यंजन के ठीक पहले कैसे लगाया जाता है। तो आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कितने प्रकार के अयोग वाह हैं, मैंने आपको बताया कि दो वर्ण ऐसे हैं जो स्वर और व्यंजन की श्रेणी में नहीं आते हैं। और अगर हम इसको अपने हिंदी भाषा में देखें, अगर हम इस अयोग वाह को देखें तो हमें 3 रूपों में इसका चिन्ह दिखाई पड़ता है। पहला, अनुस्वार। जब इस प्रकार का चिन्ह लगता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको अनुस्वार की श्रेणी में रखते हैं। और ये आ, जैसे इसको हम बोलते हैं आ, इसको बोलते हैं हम आ, यानी जब ये नाक से बोला जाता है तो इसको हम अनुस्वार कहते हैं। और आ, जब हम इसको नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोलते हैं तो इसको अनुनासिक कहते हैं। और अह, इसको हम विसर्ग कहते हैं, यानी ह अह, ह एक झटके के रूप में निकलता है। तो जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं चंचल, क्या लिखते हैं, चंचल, तो ये हमारा क्या है, ये अनुस्वार है। और इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह ये आपको मैंने दिखाया है। और हम अगर अ की बात करते हैं, अनुनासिक की बात करते हैं, तो ये च है और ये देखिए यहाँ पर चांद। तो ये हमारा, आप बोलकर देखिए तो इसमें नाक और मुंह
दोनों से आवाज निकलती है, दोनों का प्रयोग होता है चांद। और इसमें 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 यानी ये आपको समझ में आया कि ये दोनों एक बिंदी के रूप में और एक चंद्र बिंदी के रूप में, क्योंकि ऐसे चांद बनाकर इसमें बिंदी चंद्र बिंदी के रूप में और एक इस तरीके से इसको प्रयोग किया जाता है। अब विसर्ग, विसर्ग ये चिन्ह होता है। इस प्रकार का आपको दो चिन्ह दिखाई पड़ता है। जैसे आपने दुख लिखा, दुख, तो क्या हुआ ये, यहां हमने विसर्ग का प्रयोग किया। तो यह देखिए, समझाने के लिए आपको मैंने लिखा है कि अनुस्वार का प्रयोग करना कहाँ चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि अनुस्वार का प्रयोग वर्गीय अनुनासिक हलंत अक्षरों में। वर्गीय अनुनासिक हलंत अक्षर समझ रहे हैं, का ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प प प व म। तो ये जो हमारा पंचम वर्ण है वो हमारा अनुनासिक वर्ण है, और जब हलंत रूप के रूप में होता है तो वो अनुस्वार में बदल जाता है, यानी उसको हम इस रूप में लिख देते हैं। तो अब कुछ जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी चाहिए, जिससे लिखने में त्रुटि ना हो। तो सबसे पहले जो हमारा पंचम अक्षर है यानी स्पर्श वर्ण, जो हमारी वर्णमाला है उसके 25 अक्षर वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। यानी जो ये हमारे पंचम वर्ण है ये वो अनुनासिक वर्ण है जो अपने वर्गीय वर्णों के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान क्या रखना है कि जो भी पंचम वर्ण आपके होंगे वो अपने वर्ग के वर्ण के साथ ही इनका प्रयोग आपको करना है। हम अगर इस तरह से संगति लिखी है तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ पे अंगा क्यों लगाया गया। जैसे यहाँ पर अंचल है, जब ये अनुस्वार में बदल जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको समझना है कि यहाँ पर ये अनुस्वार में बदलकर एक बिंदी के रूप में हमें दिखाई जरूर पड़ते हैं, लेकिन जब इस तरह से हमको दिखाई पड़ता है तो ध्यान क्या रखना है कि अगर का वर्ग यानी का वर्ग की बात करेंगे, अंगा की बात करेंगे, तो आपको इसी वर्ग के वर्ण में ही ये पंचम अक्षर का प्रयोग करना है। आई बात समझ में। जैसे संगति है तो यहाँ पर ग है तो यहाँ पर पंचम वर्ण हमारा क्या लगता है, वो हमारा ग लगता है। ठीक है। अब जैसे देखिए ये अंचल है, क्या है, ये अंचल है। जब यहाँ अनुस्वार लग जाता है तो यहाँ एक बिंदी के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन ये च है यानी च वर्ग की बात कर रहा है, तो च वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, वो य है। च छ ज झ य, तो ये पंचम वर्ण ही यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर ना और ग नहीं लगेगा। आपका जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से वर्ग का वर्ण है और उसका पंचम अक्षर कौन सा है जिसको हम अनुनासिक वर्ण बोलते हैं, वो उसी वर्ग में लगेगा। जैसे डंडा बोला आपने, या जब हम लिखते हैं तो भी गलत कर देते हैं और यहाँ न लिख देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं, हम आए और पता चला यहाँ पर हमने लिख दिया डंडा, क्या लिख दिया, और ये क्या होता है, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो पंचम अक्षर है यानी ट वर्ग का पंचम अक्षर जो है वो ण होता है और यहाँ हमारा ये लगेगा, यानी हलंत हमारा यानी र आधा हमारा यहाँ लग जाएगा। जैसे अब कांत बोला है ना, अगर कांत बोला है तो त कौन सा है, त वर्ग में आएगा। त वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा है, त थ द ध न, उसका पंचम वर्ण जो है वो ना है, इसलिए कांत हम इस तरह से लिखते हैं। अब बात यहाँ सम्मित की हम करते हैं। ठीक है, सम्मित की करते हैं। जब माँ की बात आती है तो हम क्या पढ़ते हैं, प वर्ग में आते हैं, प फ ब भ म। तो यहाँ पंचम वर्ण कौन सा लगता है, यहाँ पंचम वर्ण माँ लग जाता है। लेकिन जब इसको हम अनुस्वार में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया
संगति। कैसे लिखा? संगति। ये बीच में लगेगा, ये स्वर के तुरंत बाद और व्यंजन के तुरंत पहले लगाया जाता है, इसलिए इसको हम इसके बीच में लगाते हैं। अंचल लिखना है तो हमने ये लगाया और ये हो गया हमारा अंचल। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये उस वर्ण का पंचम अक्षर है जो अनुस्वार में बदला। ठीक, संस्कृत में ऐसा लिखा होता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर ये क्यों लगा है, यहाँ पर ये क्यों लगा है और यहाँ पर ये लगा है। तो यहाँ पर अगर ना के लिए यहाँ पर ना लगा है तो ना के लिए यहाँ पर ना क्यों लगा है। आप समझ गए कि अनुनासिक वर्ण क्या है, यानी पंचम अक्षर है। तो यहाँ ध्यान देखिए कि अनुस्वार का प्रयोग वर्गीय हलंत अक्षरों के स्थान पर, वर्गीय जो हलंत वर्ण होंगे उनके स्थान पर व्यंजन के परे रहते करना चाहिए। कहाँ रखना है? देखिए ये अंगद है, ठीक है, यहाँ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर ये चिन्ह लगा दिया गया। अगर इसको इस तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो गया हमारा अंगद। ये क्या हुआ? अंगद। जब इसको अनुस्वार के रूप में हम बदलते हैं तो यहाँ पर ये चिन्ह लग जाता है। याद क्या करना है कि क ख ग घ अंग, यानी इसका पंचम वर्ण ही यहाँ पर लगेगा। जब ये हलंत अक्षर परिवर्तित होगा तब अनुस्वार के रूप में इसका यहाँ प्रयोग किया जाता है। जैसे चंचल हुआ, अभी मैंने इसको बताया था। तो इस प्रकार अगर चंचल लिखा है, अनुस्वार में बदलना है तो च वर्ग में पंचम वर्ण कौन सा है? च छ ज झ ञ, यहाँ ऐसा है और इसको हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और क्या बोला गया है कि व्यंजन के परे रहते ही, तो ये क्या है? हमारा व्यंजन वर्ण है और ये स्वर के बाद और व्यंजन के पहले यानी बीच में लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये पंडित है, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा है। अगर हम इसको अनुस्वार में बदलेंगे यानी यहाँ पर अगर हम एक बिंदी रख देते हैं तो ये भी हमारा सही हो जाएगा पंडित। ठीक, यहाँ ण का प्रयोग किया गया, अगर आपने न लिख दिया यहाँ तो गलत हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे छोटी और मोटी बात क्या आपको याद रखना है कि अगर हमें रंग लिखना है, अनुस्वार का प्रयोग करना है तो ये बीच में ही इसका जो चिन्ह है वो बीच में ही लगाया जाएगा। ये देखिए स्वर के ठीक बाद और व्यंजन के ठीक पहले बात आ की करेंगे, चा। तो आप देखिएगा दीर्घ में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। तो जैसे चांद, क्या हुआ? ये चांद हुआ। पांच, जब हम बोलते हैं नाक और मुंह से तभी हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगेगा और जहां निकलता है वहां हम समझ जाते हैं इस प्रकार का चिन्ह लगता है। एक चीज आपको और समझना है, तो ये जो आ है इसको इन मात्राओं के साथ अनुस्वार के रूप में ही प्रयोग करें। तो आज आपने जाना वर्णों के साथ सही प्रयोग करके, शुद्ध प्रयोग करके एक सार्थक शब्द का निर्माण किया जाता है। तो फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।